नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं खुरतू। यूपी में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। सूबे में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आ जाएंगे और यह साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सर ताज सजेगा। बता दें कि इस बार 4.32 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। इससे पहले साल 2017 में हुए चुनाव में 3.35 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था। बता दें कि यूपी पे 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत हैं। चुनावों के लिए मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 4000 पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा बात करें तो ओबीसी के लिए 205 सीटें, एससी के लिए 110, एससी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। और राजनीतिक पार्टियां अब तमाम चिंतन मंथन में लग गई हैं। यह भी देखा जा रहा है कि नगर निगम की सीटों पर लगातार बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए कवायद करती हुई दिखाई दे रही। 4 मई को कहां वोटिंग होगी? सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, कुल 9 मंडल, जिसमें 4 मई को मतदान होंगे। देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी ये वो जगह जहां पर 4 मई को वोटिंग होगी। झांसी, प्रयागराज, लखनऊ ये तमाम जगह जहां पर वोटिंग होगी 4 मई को। और 9 मंडल कुल, दोनों ही चरणों में 9 मंडलों में चुनाव होंगे, मतदान होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग जनता कर पाएगी। किसका बेड़ा पार होगा, लगातार इसको लेकर अब सरगर्मियां देखी जा रही है। शहर की सरकार और किसका होगा बेड़ा पार, किसकी सरकार बनेगी, किसके सर ताज सजेगा, अब तमाम जगहों पर सरगर्मियां देखी जा रही है। लोगों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा गया निकाय चुनाव में लगातार तिथियों को लेकर, चुनावों को लेकर संशय बना रहा था, लेकिन अब क्योंकि बिगुल बच चुका है निकाय चुनाव का, तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में अब ये रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कुल नगर निगम की अगर सीट्स की बात करें तो 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, शहर की सरकार और किसका बेड़ा पार होगा, किसके सर ताज सजेगा। 4 मई और 11 मई मतदान के दिन 2 चरणों में चुनाव होंगे और इसके बाद आपको बता दें नतीजे 13 मई को सामने आ जाएंगे, जिससे कि स्थिति साफ हो जाएगी। तमाम राजनीतिक दल दमखम भर रहे हैं इन चुनावों में और शहर की सरकार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अगर 2017 चुनाव की बात करें तो 2017 में कुल 16 नगर निगम की सीट्स पर चुनाव हुआ था, जिसमें कि 14 सीट्स पर बीजेपी का कब्जा और इसके अलावा 2 अन्य सीट्स जिस पर बीएसपी ने ताजपोशी बीएसपी की हुई थी। वो 2 सीट्स अलीगढ़ और मेरठ, जहां बीएसपी का परचम लहराया था। केवल 2 सीट्स और नगर निगम की बात कर रहे हैं तो नगर निगम में समाजवादी पार्टी का खाता तक 2017 में नहीं खुला था। बीजेपी ने 14 सीट्स हासिल करके परचम लहराया था और कुल 16 में से 14 सीट्स हासिल की थी। वहीं अब बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में तमाम राजनीतिक दल अब ये दमखम भर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदरूनी चिंतन मंथन लगातार जारी है। निकाय चुनाव का रण सेट हो चुका है, किसका रण होगा
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे जानकारी लेंगे। मनीष मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, रामजी कानपुर से और अतुल शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ेंगे। तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मनीष मिश्रा, आपका रुख करना चाहूंगी। मनीष, देखिए जिस तरह से चुनावों का ऐलान हो गया है, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या सरगर्मियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से हमने देखा था कल शाम को 7 बजे से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत दिन से इसकी इंतजार किया जाता है, तमाम राजनीतिक दलों ने इसका इंतजार किया थे। हालांकि कुछ लेट भी हुआ है, ये जनवरी और दिसंबर जनवरी में ये चुनाव होने थे, पर जिस तरीके से ओबीसी जो आरक्षण था उसको लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, उसके बाद चुनाव थोड़ा सा डिले हुआ था। अब जबकि पूरी तैयारियां कर दी गई है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पहले से ही चुनाव की तैयारी कर ली गई थी। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय अगर आप चुनावी समर का जो आप कहेंगे शंखनाद वो हो चुका है। अब सबसे अहम है कि किस तरीके से जो चयन प्रक्रिया है, प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया है, उसकी तरफ कहीं ना कहीं कवायद जा रही है। सबकी ज़्यादा निगाहें हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव में। महापौर की उन 17 सीटों पे जहां पे भारतीय जनता पार्टी इस बार 17 में संपूर्ण कमल खिलाना चाहती है। आपको बता दें कि 2017 में 16 नगर निगम थी, इस बार शाहजहांपुर एक नई बढ़ी है, अब 17 हो गई। पहले 16 में से 14 पे भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का काम किया था। अलीगढ़ और मेरठ दो ऐसी सीट थी जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अपना कमल अपना जो है ताजपोशी की थी। तो कहीं ना कहीं इसमें जब आप देखेंगे तो चयन प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि जो आरक्षण की नीति लागू हुई थी, जो आरक्षण लागू हुआ था उसके बाद तमाम परिसीमन चेंज हुए थे। पहले के परिसीमन देखेंगे अगर आप दिसंबर अक्टूबर में और आपके परिसीमन देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ आपके जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसके बाद भी हमने देखा था तो 1 से 2% का चेंज हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नगर निगम की जो सीटें हैं, जो मेयर सीटें हैं, उसमें जो मेन है, अगर आप देखेंगे लखनऊ की बात करेंगे, वाराणसी की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे, तो इनमें महिला प्रत्याशियों ने इस बार समीकरण और ज़्यादा बदलता हुआ नजर आ गया है। तमाम प्रक्रिया की अब तैयारी शुरू कर दी है। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब चयन प्रक्रिया, जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया है, उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि 4 तारीख को जो मतदान होना है उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात करेंगे तो आज अवध क्षेत्र की एक बैठक चली है, जिसका जो धर्मपाल सिंह है, जो संगठन महामंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कानपुर में भूपेंद्र चौधरी कानपुर में संगठन की बैठक को ले रहे हैं और आज देर शाम मुख्यमंत्री ने अपने आवास पे 5 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। साथ ही साथ संगठन से धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे। तो माना जा रहा है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की कमान फिर से योगी आदित्यनाथ संभालते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पहले ही कह रखा था निकाय चुनाव की तरफ से निकाय चुनाव जो है जिसमें संपूर्ण कमल खिलाते हुए। मनीष, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कानपुर से राम जी भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे कि तमाम सरगर्मियां देखी जा रही है क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और नतीजों के भी डेट साफ हो गए। 13 मई को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजेगा। लेकिन कानपुर में इस वक्त क्या कुछ समीकरण बन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव की जो तारीखें निर्धारित हो गई उसके बाद से लगातार कानपुर में सरगर्मी काफी तेजी पर पकड़ चुकी है। ऐसे में जो राजनीतिक जो दल की पार्टियां जो नेता हैं वो सक्रिय हो गए, बूथ स्तर पर बैठकें शुरू कर दी है। जिसके खिलाफ में आज जिस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी कानपुर आए हैं और कानपुर में आने के बाद वो बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में वो सभी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ता के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ, सबके साथ एक बैठक करेंगे। बैठक करने में निर्देश देंगे कि किस तरह उनको चुनाव लड़ना है, किस तरह उनको रणनीति बनानी है, किस तरह से वोटों को रिझाना है। क्योंकि 2017 में जिस तरह बीजेपी ने परचम लहराया था, 17 सीटों पे बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, इसके साथ ही मेयर भी बीजेपी की कानपुर में चुनी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस बार जो युवा वोटर बढ़े हैं, कुछ वोटरों जो नाम कटे थे, कुल मिला के हजारों वोटर ऐसे हैं जो बढ़े हैं, उन वोटरों को अपनी तरफ, चाहे कोई पार्टी, बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, सभी पार्टी के नेता उन वोटरों को, जो नए वोटर जुड़े हैं, उनको अपनी तरफ भिजाने का प्रयास कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। बूथ स्तरों पर इनका जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक करी थी कुछ समय पहले, एक सम्मेलन किया था, ओबीसी सम्मेलन। उस सम्मेलन में तमाम
जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, डिप्टी सीएम, इसके साथ यहाँ तक बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष वह भी उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों से भी वहां पर बीजेपी के जब नेता पहुंचे थे और कार्यकर्ता पहुंचे, उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए, तो उनको बताया गया था किस तरह जो निकाय चुनाव उनके लिए सेमीफाइनल 2024 पर मेन जो लक्ष्य है वो 2024 है। निकाय चुनाव सेमीफाइनल तरह के खेलना है, इस पर जीत हासिल करनी है और बीजेपी को परचम लहराना। शायद इसी उद्देश्य सभी राजनीतिक पार्टियां अब धरातल पर उतर चुकी है, जिस तरह डेट सामने आने के बाद, और सभी तरीके से जो बिल्कुल राम जी, और ऐसे में तमाम सरगर्मियां कानपुर में भी मतलब देखी जा रही है। इसके साथ साथ संवाददाता मेरठ से भी अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, नगर निकाय चुनाव यानी कि निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन बात करूं 2017 चुनाव की तो 2017 में और खासतौर पर नगर निगम में कुल 16 सीट्स पर चुनाव हुए थे, उनमें 2 सीट्स बसपा के हाथ लगी थी, उनमें से एक मेरठ है। क्या सरगर्मियां इस बार देख पा रहे, क्या बीजेपी का खाता इस बार खुलेगा या फिर से बसपा कहीं ना कहीं प्रभावी होगी? देखिए तो निकाय चुनाव बाद लगातार जो सभी पार्टियां हैं उनकी सरगर्मी तेज हो चुकी है। और मेरठ की बात की जाए तो 90 वार्डों में लगभग 12.5 लाख वोटर हैं जो इस बार मतदान करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से 2017 में बसपा ने अपना परचम लहराया था, यहाँ पर अब की बात की जाए तो भाजपा का हर कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और लगातार जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाए हुए। जो पार्षद पिछली बार भाजपा के थे, अब की बार वो और कड़ी मशक्कत के बाद अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो बसपा के कैंडिडेट हैं वो लगातार अपनी जमीन से जुड़ी हुई हकीकत के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो विकास कराया है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो मेरठ की सीट को एक तरह से अगर माना जाए तो बसपा की सीट 2017 में खाते में रही थी, उससे पहले भी ये बसपा के खाते में रही थी। लगातार देखा जाए तो बसपा का प्रचंड यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ रहा है। और अब की बार भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा कड़ी मशक्कत के साथ जनता के बीच में जारी। कल की बात की जाए, बीते कल में धर्मपाल सिंह संसद मंत्री ने मेरठ में बैठक की थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी नेता मौजूद रहे थे, मंत्री विधायक सब मौजूद रहे थे। उनकी मौजूदगी में यहाँ बैठक चली थी, जिस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हर क्षेत्र में हर पन्ना प्रमुख से लेकर के हर कार्यकर्ता जो नगर निकाय हैं या फिर निगम चुनाव है उस सब में काम करेंगे। लगातार देखा जाए तो भाजपा जमीन से जुड़ी हुई रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस वक्त की अगर बात की जाए, वहीं बसपा की बात की जाए, सपा की बात की जाए, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशियों की अभी घोषणा नहीं हुई, उससे पहले जो इस वक्त अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं वो लगातार जनता के बीच में जाकर के अपने प्रस्ताव रख रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। और लगातार देखा जाए तो चुनाव नजदीक आती, देखिए निकाय चुनाव 2024 का उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करेगा। उसी को लेकर के भाजपा इस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ अपने क्षेत्र में जुटी हुई है। लगातार देखा जाए तो अपना पूरा समर्थन। अतुल, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बसपा का कहीं ना कहीं यहाँ पर दमखम पहले से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार की स्थिति क्या है? क्या समीकरण, क्या जनता की मन को टटोल आप पाए हैं? क्या इस वक्त जनता का रुख है? किस तरह का उत्साह? देखिए, जिस तरह से अगर 2017 चुनाव की बात की जाए जिसमें बसपा ने अपनी सीट हासिल की थी, बसपा के कार्यकाल को लेकर के काफी समस्या रही। जो बसपा के मेयर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा की सरकार बनी और उसके बाद हमको विकास कार्य करने में दिक्कत हो रही है। जो सड़क है, नालियां हैं, उनमें पानी भराव को लेकर के, जल भराव को लेकर के अनेक समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ा। अब की बार कहीं ना कहीं प्रदेश में जब भाजपा सरकार है तो मेरठ के अंदर भी जो भाजपा का परचम है वो लहराता हुआ अभी तक की स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से जमीन से जुड़ी हुई बसपा की मेरठ से जो पार्टी है, जो मेयर हैं, वो जमीन से जुड़ी हुई है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बसपा मेरठ में प्रभावी रहती है। और उसी के साथ साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता है इस वक्त जमीन से जुड़े हुए हैं। और लगातार इस वक्त की बात की जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता निकाय चुनाव को लेकर के काफी प्रभावित हैं और हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता इस निकाय चुनाव पर निगाह बनाए हुए हैं। उसी को लेकर के चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए, उप मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, या फिर जो मेरठ के प्रभारी मंत्री हैं, या फिर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो लगातार मेरठ पर निगाह बनाए हुए हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, बागपत की बात की जाए और मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में बसपा का प्रचंड लहराया था। और उसको गिराने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा अपनी जीत के लिए पूरा तन मन धन लगाए हुए हैं। और उसी को लेकर के भाजपा का हर कार्यकर्ता, संगठन कार्यकर्ता इस वक्त मैदान में उतर करके निकाय चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। बिल्कुल, संवाददाता मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मनीष, आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मेरठ में तो जहां बसपा का राज्य देखने को मिला है, कई सालों से बसपा का वहां पर राज है, लखनऊ की तस्वीरें अलग है। लखनऊ में क्या समीकरण बन पा रहे? देखिए, लखनऊ की अगर बात करेंगे तो लखनऊ की अगर मेयर की सीट की बात करेंगे तो
ये कहीं न कहीं काफ़ी समय से बीजेपी के ही पाले में रही है। पहले दिनेश शर्मा थे, उसके पहले एससी राय थे, उसके बाद दिनेश शर्मा रहे, फिर संयुक्ता भाटिया रहीं। तो कहीं न कहीं ये कहा जाए कि एक सुरक्षित सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी की आप बात करेंगे तो बीजेपी का यहाँ पे पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अवध क्षेत्र की पूरी बात करेंगे तो अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी अतुल बताए थे, अतुल जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए, वहाँ पे बसपा का रुख ठीक है, मतलब अच्छा काम करती है वहाँ से। पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनौतियां रहेंगी इस बार। निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक चुनौतियां रहेंगी। जिससे हमने देखा 2022 की बात करेंगे तो आरएलडी का साथ मिला था। निकाय चुनाव में फिर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आरएलडी के साथ मिलता है और बहुजन समाज पार्टी भी अगर आपको वहाँ टक्कर देती है तो आपको देखना होगा कि किस तरीके से आपको रणनीति करती है। मुद्दा इस बार सबसे ज़्यादा रहने लगी ओबीसी वोट बैंक को कौन अपनी तरफ साधता है। सबसे ज़्यादा रणनीति और राजनीति इस पर आपने देखा होगा, चाहे आप ट्विटर वॉर की बात कर ले, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा रही है। चाहे वो निकाय चुनाव रहा हो, चाहे 2022 का चुनाव रहा हो। और क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है, 27% के आसपास वोट बैंक है, आप ओबीसी के वर्ग का देखेंगे, तो उसको साधने की सभी लोगों की तरफ से पुरजोश कोशिश की जा रही है। आप बात करें पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा 2022 में उतना अच्छा काम नहीं कर पाई थी। वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप ग्राउंड लेवल पर वहाँ ज़्यादा मेहनत करेगी। और जिससे कि क्षेत्र में मनीष, लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो वहां पर खाता भी सपा का नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार चुनाव में दमखम सपा भर रही है। कहीं ना कहीं सरगर्मियां सपा की तरफ से भी तेज हो रही हैं, तैयारियां भी कर रही हैं। तमाम मुद्दों को लेकर इस बार प्रखर तौर पर दिखाई दे रही है सपा। जोश शोर पे कर रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हम जिक्र इसलिए किया था क्योंकि तब जब निकाय चुनाव 2017 की बात थी तब आरएलडी का उनके साथ साथ ही था। 2012 के बाद 2017 का चुनाव हुआ था और एकदम से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2017 में कमल खिलाने का काम किया था उत्तर प्रदेश पे, उसके बाद बैकफुट पे आई थी समाजवादी पार्टी। संभलने का समय नहीं मिला था, उसके बाद आप निकाय चुनाव में आए थे। कहीं ना कहीं उसी हताशा को देखते हुए था। पर अब क्या आपको समय मिला है, पूरा 5 साल का आपने काम किया, 5 साल में आपने रणनीति बनाई है, साथ ही साथ आप संगठन को मजबूत करने की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वहाँ पर फिर से अगर आप निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो लोकसभा चुनाव में आने वाले समय में आपको अपने जो संगठन है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी दोनों युवा चेहरे माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अगर राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको एक पांव जमाने का एक मौका है, अपने संगठन को मजबूत करने का एक मौका है। देखना होगा कि वो अपना संगठन मजबूत कर पाते कि नहीं करते, या फिर बहन जी जो कि बसपा सुप्रीमो हैं वो इस समय अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस समय अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 3 युवा चेहरे आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय नजर आएंगे। आकाश आनंद आते हैं बसपा से, बहन जी का उनको समर्थन मिलता है। आरएलडी के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, ये तीनों की जो जोड़ी है, क्या इसका मुकाबला योगी आदित्यनाथ की सरकार जिससे विकास के कामों को लेकर मुद्दा लेके चल रही है उसकी जीत होती कि नहीं होती है। एक तरफ विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है, तो वहीं पे दूसरी तरफ राजनीतिक और जो उत्तर प्रदेश की जातीय वो सरगर्मियाँ हैं और जातिगत वोट बैंक है उसकी राजनीति है। तो देखना होगा भारतीय जनता पार्टी जो अपने विकास के तमामों पे दम भरती हुई 2014 से लेकर 2022 तक लगातार कमल खिलाने का काम किया है। इस बार संपूर्ण कमल खिला पाने में कामयाब होती है कि नहीं होती है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा 13 तारीख तक। पर रणनीतिक बिल्कुल आपने मुद्दे भी गिनवाए कि किन मुद्दों के तहत इस बार मतदाता वोट देते हुए नजर आएंगे, किन का आधार बनाकर आज इस बार मतदाता वोट करेंगे। संवाददाता राम जी का रुख करना चाहूंगी। राम जी बताइए क्या कुछ कानपुर के मुद्दे होने वाले इस बार? ये सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिस तरह निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से सबसे बड़ा जो बीजेपी जो हर वार्ड मतलब पूरे कानपुर के 110 वार्ड में जो अपना कमल खिलाना चाहते हैं उसके पीछे कई ऐसे मुद्दे हैं। जो कानपुर की सबसे बड़ी समस्या घनी आबादी क्षेत्रों में जो सीवर लाइन में पाइपलाइन, ये जो पेयजल लाइन थी वो बिछी नहीं थी, जिसको लेकर के हमेशा समस्या बनी थी। लेकिन जब 2017 में नगर निगम में पूर्ण बहुमत से जब बीजेपी आती है, 70 सीट पाती है और इसके साथ ही मेयर भी थे बीजेपी की, तो उन्होंने उन सभी क्षेत्रों में घनी आबादी के क्षेत्रों में जो पानी की सीवर लगातार समस्या बनी थी उस समस्या का समाधान किया
और कहीं ना कहीं लोगों को उसका लाभ मिला, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी उन सभी मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेगी और इस बार 110 वार्ड में जो में कमल को खिलाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की एक हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स की समस्या बहुत ज्यादा बनेगी। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने लाखों रुपए टैक्स का रोक रखा था, जमा नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर के बीजेपी ने जो राजस्व का नुकसान, तो राजस्व को बढ़ाने के लिए और उन गरीब जो घनी आबादी क्षेत्र में जो लोग रहे थे उनके जो अनावश्यक टैक्स था उन सब का एक रास्ता निकाला और एक जो ब्याज था, ब्याज की दर को माफ किया और फिर दोबारा से उस चीजों की व्यवस्था ऐसी बनाई कि जिस तरह की जो टैक्स था, जो पूंजीपति जो टैक्स लोग थे उनसे टैक्स वसूली की गई और गरीबों को उसका लाभ मिला था। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी इस बार निकाय चुनाव लड़ेगी और अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के हैं, जो विपक्ष में थे, वो लगातार विरोध जरूर कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके टक्कर देने का काम करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार दमखम भर रही है कि उनका कहना है कि वो इस बार अपना परचम लहराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लोग हैं वो जमीन स्तर उतर चुके हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने इस बार 2023 का जो निकाय चुनाव हो रहा है उस पर सबसे तरफ से बीजेपी को जोड़े हैं और बीच जनता के बीच जाकर विकास कार्य किए। उन विकास कार्यों को दिखा करके वो कहीं ना कहीं इस बार 110 वार्ड में अपनी परचम लहराने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। राम जी हमारे साथ मेरठ से अतुल शर्मा भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अतुल, जिस तरह से तमाम मुद्दे गिनवा रहे थे मनीष और राम जी, मुद्दों की बात चल रही थी, तो आपसे समझना चाहूंगी 2017 के नतीजे हम देखें तो बसपा का राज था, उससे पहले से भी कई तौर पर अगर हम देखें कई पैमानों पर बसपा का प्रमुखता से मेरठ में गढ़ रहा है। मेरठ में नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती हुई बसपा दिखाई दी है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि आखिर क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके मद्देनजर बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाई है? ने परचम लहरा तो सपा का गठबंधन है, बसपा यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो जिस तरह से अब मेरठ की बात की जाए, मेरठ में 2017 में बसपा का कब्जा रहा था और अब की बात की जाए, जाति समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब की बार बसपा हावी होती हुई नजर आ रही है। उधर के साथ साथ गठबंधन की बात की जाए, आरएलडी और सपा अब की बार दोबारा से गठबंधन। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटों की बेल्ट कही जाती है, जाटों का ज्यादातर निवेश है, जाट ज्यादातर किसान है और जाट ही यहाँ पर सबसे ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं रखते हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो खतौली विधानसभा की सीट पर महज 2 महीने बाद यहाँ पर सपा का कब्जा हुआ है, आरएलडी का कब्जा हुआ है। तो उसी के साथ साथ अब की बार और मुश्किलें भाजपा की बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 2017 में जिस तरह से बसपा ने यहाँ से बाजी मारी थी, अब की बार गठबंधन और आरएलडी दोनों, ये सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है अब की बार और मजबूती के साथ मैदान में उतर रहा है। उसी के बीच बसपा भी यहाँ मजबूती के साथ अपना कैंडिडेट उतार रही है। जो भाजपा है, इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगातार रणनीति तय करने के लिए मंत्रियों की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री की बात की जाए या फिर जो भाजपा के संगठन मंत्री है, जो बड़े नेता है, वो लगातार मेरठ में निगाह बनाए हुए। भाजपा का हर कार्यकर्ता इस वक्त मेरठ पर निगाह बनाए हुए है, क्योंकि 2017 के बाद अगर अब की बात की जाए तो बसपा के और सपा का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मुंहतोड़ भाजपा के लिए जवाब देने के लिए तैयार है। जो लोग हैं और वो कहीं ना कहीं अब की बार जो चुनाव है वो वैसे विकास के नाम पर है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो पहले कई बार से इस की बात की जाए तो विकास पर लोग मुद्दा, इस वक्त जो मुद्दा है वो विकास का है। 2022 चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मेरठ में 2017 में जो 6 सीट भाजपा की थी, लेकिन 2022 में महज 3 सीट भाजपा निकाल पाई है। तो पश्चिम के अंदर ठीक है, तो मतलब इस बार बीजेपी तैयारी कर रही है कि मेरठ में किस तरह से जीत हासिल की जाए नगर निगम चुनाव में और नगर निकाय चुनाव में। अगर हम पूरी तौर पर देखें तो लखनऊ से मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए जिस तरह से कोरोना का भी डर और खतरा मंडरा रहा है, निकाय चुनाव भी सामने है, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। तमाम जो डिस्टेंस है, जो टेस्टिंग है वो कराई जाए। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जो जिनकी ड्यूटी लगेगी, जो अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी चुनाव प्रक्रिया में, उनका पूरा कोविड टेस्ट कराया जाएगा। उनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आने के बाद ही उनको वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात किया जाएगा। जितने भी वहाँ पे अधिकारी लगेंगे चुनाव ड्यूटी में, उनका ड्यूटी के पहले 24 घंटे पहले भी एक कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उसमें रिपोर्ट आने के बाद ही उनको ड्यूटी के लिए रवानगी की जाएगी। साथ ही साथ निश्चित किया जाएगा कि
जिस तरीके से 2022 के भी चुनाव हुए थे, स्पॉट्स रखे गए थे, निश्चित दूरी रखी गई थी, सैनिटाइजर रखा जाएगा, मास्क की अनिवार्यता रखी जाएगी, इन सब का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत ही पूरे चुनाव कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे अधिकारियों की, तो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी अपना जिला छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। अब जब तक चुनाव की आचार संहिता लगी है और 13 तारीख के बाद तक, जब तक आचार संहिता खत्म नहीं होती है, उसके बाद तक आप जो प्रभारी हैं वो अपने जिले के बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी निश्चित करेंगे। मनीष, आपके आसपास भी मैं हलचल देख पा रही हूँ, लोग वहां पर यदि मौजूद है, इफ पॉसिबल बातचीत कीजिए, लोगों से उत्साह जानिए कि क्या कुछ उत्साह इस वक्त उनके मन में निकाय चुनाव को लेकर है। ठीक है, शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है मनीष से। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और एक एक अपडेट देने के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजेगा नगर निकाय चुनाव का। धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 180।